हेलो विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू आई क्लासेस। आई क्लासेस में मैं आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। इसमें हम 12वीं क्लास की फिजिक्स का अध्ययन करते हैं और हम बात कर रहे हैं अपने पहले लेसन की। हमारी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहली यूनिट है, और जबकि हमारे लेसन का नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। इस लेसन से हमने काफी कुछ बारे में अध्ययन कर लिया है, आवेश के बारे में अध्ययन कर लिया है। इस लेसन से हमने कूलाम का नियम अध्ययन कर लिया, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, परावैद्युतांक पदार्थ क्या होता है, और जैसा पिछली वीडियो में हमने आपको कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप भी बता दिया और हमने वैद्युत बल रेखाएं भी बता दी। तो आज हम लोग नए आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग कुछ नई चीज सीखते हैं। तो आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है, जो आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा, वो रहेगा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जैसे हमने अभी सीखा है कि हमने आवेश तो उत्पन्न कर लिया, आवेश तो बना लिया, अब भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड या ये आवेश कैसे काम करेगा और कैसे ये वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, तब हम इसमें देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगा और किस प्रकार से कार्य करेगा। तो हमें पता है बेटा कि आवेश को कैसे उत्पन्न किया जाता है। दो विद्युत रोधी पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है। और कोई भी पूछ ले आपसे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आसानी से उसे जवाब दे सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। धन का मतलब अमीर और ऋण का मतलब गरीब। इन दोनों शब्दों को आप लेके चलिए, जीवन बदलने के ही शब्द हैं। एक जैसा कि आप समाज में भी देखते हो, या तो एक रिच पर्सन होता है या पुअर पर्सन। अब ये किस प्रकार से काम करते हैं अब हम यहाँ देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न करता है कि दो आवेश हमारे कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। मान के चलिए हमारे पास दो आवेश हैं और कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो इन दोनों आवेशों पर या तो आकर्षण बल कार्य करता है या फिर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करेगा? या तो आकर्षण बल कार्य करेगा या फिर प्रतिकर्षण। तो अब जब इन दोनों आवेशों पर दो अलग अलग बल लगाए जाते हैं या फिर समान बल लगाए जाते हैं, तो इन दोनों आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्योंकि ये भैया कुछ ना कुछ बल का अनुभव करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक, तो इन दोनों आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव संभव है, जहां तक इसका प्रभाव संभव है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार डेफिनेशन को मैं समझा रहा हूं। अपनी नोटबुक पे एक एक पॉइंट नोट करते चलिए, पेन कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि अब शुरुआत हो रही है आपको एक एक चीज समझाने की। तो ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, जैसे हमें पता है कि दो आवेश है कुछ दूरी पर रखे होते हैं, कभी पास पास नहीं रखे होते। यदि पास पास रखोगे बहुआ तो फॉल्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी, इसलिए दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं। तो ये वे आपस में या तो आकर्षण बल लगाएंगे या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। अतः दोनों बिंदु आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र, दोनों बिंदु आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र, जहां तक उसका प्रभाव, जहां तक उनका प्रभाव संभव हो, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट का मतलब क्या है? चुंबक है, और एक हमारे पास क्या है? कील है। कील मतलब आयरन रॉड है। अब एक बात बताइए, यदि इन दोनों के बीच की दूरी अधिक होगी, यदि ये आयरन रॉड इतनी दूरी पर होगा, जैसे मान के चलिए आपके पास आयरन रॉड है, कील है, और मेरे पास चुंबक है, तो क्या ये आपस में आकर्षित होगी? क्या ये अट्रैक्शन होगी? कभी नहीं होगी। आप कहेंगे क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि हमारी बीच की दूरी कैसी है बेटा? अधिक है। जब दूरी अधिक होती है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जब दूरी अधिक होती है तो हम एक दूसरे के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है वो कम का हो जाता है, यानी कि दूरी अधिक होने पर आकर्षण बल का मान कम हो जाता है।
और जब दूरी कम होगी तो आकर्षण बल का मान अधिक हो जाएगा। अब जैसे इतनी दूरी पर तो ये चिपकेगा नहीं। अब भाई इतना समझदार भी नहीं जिसको हमको बुला ले कि आओ भाई चिपको। अरे भाई भावनाओं को समझो। तो क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो जब हम लोग दूरी को कम करेंगे तो ये आयरन रॉड आसानी से चिपक जाएगी। तो इतनी दूरी पर चिपक जाएगी, इतनी ही दूरी पर इधर से चिपक जाएगी, इतनी ही दूरी पर इधर से और इतनी ही दूरी पर इधर से। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अब इस चुंबक ने चारों ओर का क्षेत्र बना लिया जहां तक उसका प्रभाव संभव है। तो इसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, समझिए। जब हमारी किसी सोसाइटी के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है तो उस ट्रांसफार्मर में कितना एनर्जी है, कितना वोल्ट रहता है, कितना एनर्जी पावर रहता है। अब उसके चारों ओर बाउंड्री क्यों बनाई जाती है? उसके चारों ओर बाउंड्री इसलिए बनाई जाती है क्योंकि आप उसके संपर्क क्षेत्र से कुछ दूरी पर है। अगर आपने उसको छू लिया तो वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, मतलब खींच लेगा और आपको करंट लग सकता है। इसलिए उसका प्रभाव उतनी दूरी पर उत्पन्न है। इसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र यानी किसी बिंदु आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां तक उसका प्रभाव संभव हो, इसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो मुझे लगता है आप सभी को ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब बात करते हैं हमारे नए टॉपिक पे। तो नई चीज क्या आती है बेटा? यहाँ पर अगली हमारी हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, हाँ भाई हमको समझ में आ गया कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब बताइए सर ये तीव्रता क्या है, किस चीज का नाम? तो तीव्रता का मान मतलब होता है इंटेंसिटी। अब ये नई चीज कौन सी? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा कि दोनों आवेश किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से उग्र हैं, किस प्रकार से तीव्र कार्य करते हैं, उसे कहते हैं इंटेंसिटी होना। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल जाए। अगर तीव्रता को नॉर्मल भाषा में कहें, जैसे आपके पास फोन होता है, बिल्कुल है, अब वो क्या करता है? वाइब्रेट होता है। तो वाइब्रेट का मतलब उनकी इंटेंसिटी। अब वाइब्रेट के कारण वो थोड़ा सा घूमने भी लगता है, इधर उधर जाने भी लगता है। यदि किसी स्थान पर रखा हो या टेबल पर रखा हो तो टेबल भी आवाज करने लगती, तो उसकी वो इंटेंसिटी कहलाती है, पावर कहलाती है, मतलब क्षमता कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की भी एक क्षमता होती है। ये क्या होती है? ध्यान से देखिए, मतलब इसमें लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इस हेडिंग को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, आप अपने नोटबुक पर इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा कि ये हमारी हेडिंग इंपॉर्टेंट। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एकांक परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का मतलब कि जिस पर वह आवेश जिस पर हम काम करें, टेस्टिंग आवेश, आवेश का मतलब चार्ज, वह किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत कहां से लिया जा रहा है? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में उस आवेश पर लगने वाला बहाव। भाई आप किसी आवेश को आप अनंत से लाओगे तो कुछ ना कुछ तो बल लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे। बिना ताकत के तो आप कलम भी नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि ताकत तो लगेगी, फोर्स तो लगेगा। तो बिना ताकत के कोई काम नहीं होता, याद रखिएगा। तो उस आवेश पर लगने वाले बहावल को और परीक्षण आवेश के अनुपात को, बहावल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से, इससे बेटा कैपिटल ई लिख लो कॉपी पे, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह है एक सदिश राशि, याद रखिएगा सदिश राशि। अब भैया अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आए तो फॉर्मूला देखिए, और फॉर्मूला देखकर आप डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या है वो फॉर्मूला? कि E बराबर क्या कहा गया? E बराबर F अपॉन Q0। क्या है भैया? E बराबर F अपॉन Q0। Q0 क्या होता है? परीक्षण आवेश। तो आप कह सकते हैं कि सर किसी आवेश पर लगने वाला बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस इतना ही सा आपको लिखना है और कोई ज्यादा आपको लिखने की जरूरत है भी नहीं। क्लियर?
अब इस बात करते हैं इसके मात्रक और विमा। तो मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, इस पर बात है। तो इसका मात्रक आता है, देखिए बल का मात्रक न्यूटन। अरे भाई बल का मात्रक भूल जाओगे तो फिजिक्स में नंबर कैसे पाओगे, न्यूटन चाचा हैं बल के मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, याद रखिएगा। जबकि आवेश का मात्रक कूलम, क्योंकि आवेश की खोज किसने की, कूलम ने। ठीक कहा बेटा आपने। तो हमारा मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन प्रति कूलम, शॉर्ट में लिख सकते हैं N/c। जबकि विमा क्या होगी, विमा बल की विमा होती है mLT-2। बेटा विमा लिखना बहुत आवश्यक है और बहुत इंपॉर्टेंट। तो बल की विमा mLT-2। और आवेश की विमा, आवेश की विमा क्या होती है, AT। बोले तो अतुल तिवारी, जैसे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि आवेश की विमा नहीं भूले हैं। अगर आवेश की विमा भूल गए तो समझिए फिजिक्स तो फिर आपकी जय जय राम है, कुछ नहीं आएगा समझ में। आवेश की विमा को नहीं भूलना है। आवेश की विमा क्या होती है, AT, यानी कि अतुल तिवारी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो mLT, यहाँ देखिए दो पावर है, यहाँ एक ऊपर जाएगी तो -3 और A इनवर्स। तो हमारे पास जो तीव्रता की विमा बनेगी वो बनेगी mLT-3A-1। याद रखिएगा ये किसकी विमा है, ये हमारे पास तीव्रता की विमा है। तो भैया हमने अपने इन दोनों टॉपिक को कवर कर लिया। अब आप लोग क्या करिए फटाफट कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब काहे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि बबुआ इतना ही तो नहीं पढ़ना है। फिजिक्स क्या है, ग्रंथ है, ग्रंथ इतना मोटा है। इतना अगर हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे ना तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, और नहीं पहुंच पाएंगे ना तो शून्य लेके आएंगे और मम्मी से क्या कहेंगे कि हमारे एक क्वेश्चन का, मम्मी क्वेश्चन तो था 1 लाइन का, आंसर लिखा हमने 1 पेज का। क्वेश्चन 1 लाइन का, आंसर कितने पेज का लिखा, 1 लाइन का, फिर भी 0 मार्क्स आए। बताइए टीचर ने गलती से कॉपी चेक की, टीचर की गलती आप कहेंगे। तो भैया इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा। हाँ विद्यार्थी, हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली, स्क्रीनशॉट भी आपने निकाल लिया होगा, फॉर्मूला पढ़ लिया। अब हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि हमारा नया टॉपिक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया हमने तो अभी बात कर ली कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे उत्पन्न होगी, कैसे अनंत से लाई जाएगी। अनंत का मतलब क्या होता है बेटा, कि मान के चलिए कि कहीं पर लाइट बनती है और वहां से आप, जैसे आप अपने घर का कनेक्शन जहां पर लाइट बने डायरेक्ट वहां से लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। तो वहां से लाइट पहले आपके टाउन में आती, आपकी सिटी, आपके शहर में आती, या फिर आपके मोहल्ले में आती, और वहां पर एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। उस ट्रांसफार्मर की सहायता से खंभों में आते, खंभे से आपका कनेक्शन होता है। तो वहां से आप यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी को ला रहे हो, यानी कि मतलब है कि अनंत से कहीं पर ला रहे हो तो भाई कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ता है। और बल लगाना पड़ रहा है, किस पर बल लगाना पड़ रहा है, हाँ इस पर बल लगाना है। उन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया और हमने मात्रक पढ़ लिया, विमा पढ़ ली, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, ये भी पढ़ लिया। अब हम लोग नया टॉपिक जानते हैं। तो हमारे एक नई हेडिंग का नाम क्या है बेटा, कि बिंदु आवेश के कारण ध्यान दीजिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी बात क्या हुई थी कि अनंत से ला रहे, अब हम अनंत से ना लाकर बेटा किसी बिंदु से और किसी दूसरे स्थान तक हम लोग आवेश को ला रहे हैं। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमारे पास कोई बिंदु है, बिंदु O, जिस पर +q आवेश रखा हुआ है। कौन सा आवेश रखा हुआ है बेटा, +q आवेश रखा हुआ है। इस हेडिंग पर बेटा आप इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ये भी आपके में बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे पूछी गई है। और इस हेडिंग को अपन लोग इस चैप्टर में बार-बार रिपीट भी करेंगे और आगे वाले चैप्टर में भी इसको कई बार रिपीट करना पड़ेगा। ठीक, तो बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रूव करने के लिए कि माना किसी आवेश, यानी माना किसी बिंदु O पर +q आवेश रखा है। कौन सा आवेश रखा है, +q आवेश
रखा है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक कोई बिंदु कैपिटल A है, कोई बिंदु क्या है बेटा? कैपिटल A है, जिस पर एक अन्य आवेश Q0 रखा है। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई, दो अलग अलग आवेश है। अब या तो वो एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे या प्रतिकर्षण। अब हमने कहा कि अलग अलग है तो आकर्षण बल लगाएंगे, तो उन दोनों बलों पर लगने वाला आकर्षण बल, जब भी बल निकालना होता है तो हम किसका नियम लगाते हैं? कूलाम का नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाते हैं? कूलाम का। तो यहाँ पर देखते हैं कि माना किसी बिंदु O पर, जैसा पहले बताया है कि माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। कौन सा आवेश रखा है बेटा? प्लस Q आवेश ये रखा हुआ है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है। कौन सा बिंदु? एक बिंदु A है, जिस पर कोई अन्य आवेश Q0 रखा है। जिस पर कौन सा आवेश रखा है? एक अन्य आवेश Q0 रखा है। ये दोनों आवेश एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ठीक, कौन से बल लगाएंगे? आकर्षण या प्रतिकर्षण। तब इन आवेशों पर लगने वाला बल अथवा कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम हमने देखा, F बराबर क्या होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन r स्क्वायर। कोई इसको बेटा Q0 भी बोलता है, कोई इसको Q0 भी बोलता है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन r स्क्वायर, इसे हमने समीकरण 1 कह दिया। अब ये समीकरण 1 क्या है? कूलाम का नियम है कि नहीं, जो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं आसानी से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली डेफिनेशन का प्रयोग करेंगे। इससे पहले जो हमने सीखा है वो E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q0। तो तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? बताइए आप। हाँ, कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, सही बताया आपने। तो कैपिटल E बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन Q0। अब समीकरण 1 किसे माना था? इसे माना। समीकरण 1 से F का मान रखने पर कहाँ रखोगे बेटा? यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर आपने F का मान रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 या Q0 अपॉन r स्क्वायर अपॉन Q0। एक Q0 से एक Q0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा फिर हमारे पास? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10 की घात 9। किसकी वैल्यू होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10 की घात 9 होती है, अपॉन Q अपॉन r स्क्वायर हो गया। ठीक, क्लियर है? अतः हम कह सकते हैं कि E व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के। E व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा? 1/r स्क्वायर के। अब यहाँ पर एक आपको डायग्राम भी दिखाया गया है कि हमारे पास बिंदु O है। अगर आपको कभी ऐसा लगे बेटा कि थ्योरी सर बहुत बड़ी हो रही, याद नहीं हो रही, तो बेटा डायग्राम को समझा करो। आपके डायग्राम में ही सारी थ्योरी छुपी रहती है, आप इससे भी थ्योरी बना सकते। ध्यान दीजिए, माना बिंदु O है, जिस पर कौन सा आवेश रखा है? प्लस Q आवेश रखा है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर क्या है? एक दूसरा बिंदु है। बिंदु क्या है? कैपिटल E, जिस पर कौन सा आवेश रखा है? Q, दूसरा आवेश रखा Q0। अब इन दोनों पर कैसे बल लगे? आकर्षण या प्रतिकर्षण। तब इन पर अपन ने कूलाम का नियम लगा के और ये अपन ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण अपन ने सिद्ध कर ली ना। हमें पता है कि आप लोगों ने एक एक चीज को लिखा होगा। बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना। अगर आप ये सोचते हैं नहीं लिखने से कोई फायदा नहीं है, हमें तो याद हो जाए, तो गलत। नोट्स बनाना कंपलसरी है। इस मोती जैसे अक्षर में इतनी ताकत है कि जो आपके भविष्य को निर्धारित करता है। अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा आलस दिखाया तो समझ जाइए कि आपने अपने जो आप सक्सेस के ऊपर आ रहे उसमें आपने एक पायदान पीछे गिर गए, क्योंकि आलस ये मनुष्य का सबसे बड़ा असफलता का कारण है। आपको आलस ही नहीं बनना है, आपको हर एक चीज को लिखना है, हर एक चीज को समझना है। याद रखिए, और समझते हुए लिखना है,
जब आप समझेंगे तो आपको हर चीज क्लियर आए। और यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं समझ पा रहे तो हर एक क्वेश्चन को आप ढूंढ के याद करके या फिर कमेंट में करके आप अपना क्वेश्चन, तो हर एक चीज को लिखना है, याद रखिएगा। अब आप क्या करिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम लोग इसके आगे बात करते हैं। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। आप इस चीज को अपने कॉपी पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि इससे हमें 1% सीख मिले, देखो बेटा क्या है कि हमारा तो एक मोटिवेशन है, हमारा तो एक कर्तव्य है कि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी प्राप्त कराना, और एक ये भी नजरिया है कि कठिन से कठिन चीज को आसान बनाना। इसलिए हम इस पर दिन रात मेहनत करते हैं। आपको यदि ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हो सके तो इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक भी करिए, और हो सके किसी एक व्यक्ति को आपने शेयर कर दिया उससे भी कहिए कि आप सब्सक्राइब करो, आप भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना हो सके लिंक को शेयर करेंगे तो आगे आप लोग इसके आगे की वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए हमारा एक मेन मोटिवेशन रहता है कि हर एक चीज तक, हर एक व्यक्ति तक इसको पहुंचाना। इसी के साथ आज के टॉपिक खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।